एंड देयर पोलराइजेशन। ओके, पहले भी हम बात कर चुके हैं डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, जो चार्ज है क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर होता है। ओके, तीन टाइप के मटेरियल देखे थे, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो ये दोनों के बीच में कंपैरिजन करें कंडक्टर और इंसुलेटर में, दो चीज देखने मिलेगी आपको। कंडक्टर के अंदर क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनडायरेक्टली द आउटर मोस्ट शेल्स ऑफ द एटम ऑफ द कंडक्टर्स आर ओवरलैपिंग, इसके कारण जो उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन दे आर फ्री टू मूव इनसाइड द कंडक्टर। ओके, और एक जगह से दूसरी जगह मतलब एक शेल से दूसरे शेल में एंटर कर सकते हैं। Such type of charge carriers are called as free charge carriers. Okay, वो एक जगह से दूसरी जगह अंदर घूम सकते हैं मेटल के, इसको उसको क्या कहते हैं, फ्री चार्ज कैरियर। फ्री चल सकते हैं, इसलिए फ्री चार्ज का मतलब उसका चार्ज होता है, कैरियर मतलब चार्ज लेके अपने साथ चल रहा है। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फ्री चार्ज कैरियर। उसके अलावा अंदर दूसरे भी चार्जेस है, जैसे न्यूक्लियस के अंदर चार्ज है और इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर भी चार्ज है, वो अपनी जगह से ट्रैवल नहीं कर सकते। ये इधर का न्यूक्लियस का चार्ज है, इधर के अंदर के इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इधर के शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ ये एक्सचेंज होके इधर उधर ट्रैवल नहीं कर सकते। ओके, तो इस टाइप के चार्ज कैरियर्स को क्या कहा जाता है, बाउंड चार्ज कैरियर। बाउंड, ठीक है, बंधे हुए बाउंड चार्ज कैरियर। तो इंसुलेटर में क्या होता है, कोई फ्री चार्ज कैरियर होता ही नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब करोड़ों चार्ज के अंदर 10-15 फ्री कैरियर मिलेंगे, जिससे कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी उनकी कंडक्टर जैसी दिखाई नहीं देती। 10-15 कैरियर से कोई करंट होना चालू नहीं होता। तो इंसुलेटर के अंदर क्या ढेर सारे बाउंड चार्जेस है, और ये बाउंड चार्जेस जब एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है इंसुलेटर को, तो कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, और उसी के कारण इंसुलेटर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डेवलप होती है वो भी कैपेसिटर के अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे वीडियो में, डायरेक्टली टाइप्स देखेंगे और उनका बिहेवियर देखेंगे, एक्सटर्नल फील्ड में वो कैसे बिहेव करते हैं और फिर उस प्रॉपर्टी को कैसे यूज किया जाता है। समझा? तो कंडक्टर की सारी प्रॉपर्टी किस कारण पैदा होती थी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, और इंसुलेटर की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी वो किस कारण डेवलप होती है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ये आपको पता होना चाहिए। Now dielectrics are of two types. Dielectric यानी कि insulators are of basically two types: polar and non-polar dielectrics. Example क्या polar का? Water. और इसका example क्या दे सकते हैं? Hydrogen. ठीक है? अब मतलब क्या होता है polar और non-polar? सी एग्जांपल लेके देखते हैं। वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है ना, उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ओके, इस अरेंजमेंट के कारण उसका जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, वो आपस में ओवरलैप नहीं करते। ओके, वो एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, जिसके कारण इस वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर एक डेल्टा चार्ज डेवलप हो जाता है। ऑक्सीजन के ऊपर कितना, -2 डेल्टा, और यहाँ पे प्लस डेल्टा, यहाँ पे प्लस डेल्टा पड़ा हुआ केमिस्ट्री में। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, तो डायपोल्स की तरह बिहेव कर रहा है। प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, वो डायपोल्स इसके अंदर बैठे हुए हैं, तो इसका कुछ रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा दोनों का मिलकर। ओके, तो दिस वाटर मॉलिक्यूल हैज इटसेल्फ अ इनबिल्ट डायपोल मोमेंट, इसलिए उसको क्या कहते हैं, पोलर डायलेक्ट्रिक्स। पहले से उसके अंदर कुछ डायपोल मोमेंट है, हमने पहले नहीं किया, बाई सेल्फ उसके अंदर। ओके, क्यों आ रहा है, उसके स्ट्रक्चर के कारण आ रहा है, उसका मेकअप ही ऐसा है। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें, वो लीनियर मॉलिक्यूल। अब लीनियर मॉलिक्यूल होने के कारण उसका जो ये सेंटर होता है ना, पॉजिटिव चार्ज का बैठा है सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, और आजू बाजू क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, उनका भी सेंटर पे आएगा, सेंटर में आएगा। जिस तरीके से एक सेंटर ऑफ मास होता है, उसी तरीके से क्या होता है, एक सेंटर ऑफ चार्ज भी होता है। जैसे कि एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर आपने चार्जेस बिठा के रखे। ओके, तो इस सर्कल का सेंटर ऑफ मास ढूंढने को यहाँ मिलेगा, और सेंटर ऑफ चार्ज ढूंढोगे वो भी वैसे ही मिलेगा। तो सेंटर ऑफ चार्ज ढूंढने का फॉर्मूला क्या है, जो सेंटर ऑफ मास ढूंढने का फॉर्मूला था वही क्या था,
पहले रहता था, m की जगह क्या रहेगा, सिर्फ चार्ज आ जाएगा q1 q2। इसी मेथड से सेंटर ऑफ चार्ज भी ढूंढते हैं। तो सिमेट्री के कारण सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ चार्ज आपके एक ही जगह पे मिलेंगे। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है उसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर दोनों एक ही जगह पे, मींस जो नेट चार्ज होगा इसका सेंटर क्या होगा, 0। और डायपोल के लिए कंडीशन क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस, दोनों के बीच डिस्टेंस होना चाहिए। तो इनके सेंटर से बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, इसलिए इसके अंदर कोई डायपोल मोमेंट है ही नहीं। ओके, सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज नॉन पोलर, जिनके पास खुद का कोई डायपोल मोमेंट नहीं है, इनको क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। एक बार समझ लें, या तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट है बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का स्लैब ले लिए, ओके, और उसको एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख दिया जाए, तो उसके अंदर क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। तो एक एक करके देखेंगे। मान लो कोई दो बड़ी प्लेट्स है, पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, बहुत बड़ी प्लेट्स है, तो इसके अंदर क्या होगा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। ओके, डायरेक्टली फ्रॉम प्लस टू नेगेटिव। अब बीच में कुछ नहीं है, मतलब वैक्यूम है। जब भी हमें वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है, तो अभी से हम लोग क्या सिंबल यूज करेंगे, E0 यूज करेंगे। EV नहीं लिखेंगे, बाहर क्या लिखेंगे, E0 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम बाय डिफॉल्ट, समझा। और मीडियम में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम, वहां पे EM लिखते थे, EM की जगह अकेला E लिखेंगे, अकेला का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, समझ गए। आगे से सिंबल यूज करूंगा, E0 में इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टिव, E मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, E0 नाम की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट्स के बीच में डेवलप होगी। अब उठा के हम लोग क्या रखते हैं, एक पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को अंदर रख दिया। ओके, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को रख दिया। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक सर्कल और बीच में प्लस माइनस, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ओवरलैप करते हैं, इसलिए सेंटर में दोनों प्लस माइनस हमने ड्रॉ करके लिखा है। नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे इनको एक्सटर्नल फील्ड में हम रखेंगे, इसके अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ अट्रैक्ट होगा और अंदर का जो नेगेटिव चार्ज है वो उस तरफ अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा। ओके, और ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा, ओवल शेप का हो जाएगा। तो इनिशियल ऐसा था, अब वो कैसा दिखने में दिखेगा, ऐसा। उनका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना, उनका जो सेंटर है ना, वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, एक जगह पे नहीं रहेंगे, अब डिस्प्लेस हो जाएंगे। कब तक ये सिलसिला चलते रहेगा स्ट्रेचिंग का, जब तक एक्सटर्नल फील्ड और ये अंदर की जो इंटरनल फील्ड है वो आपस में बैलेंस ना कर दे। इंटरनल फील्ड का मतलब ये दिख रही है ना, ये प्लस और माइनस, इनकी भी इंटरनल फील्ड होगी और दोनों अपोज में लग रही, जब तक एक दूसरे की बैलेंस ना हो जाए तब तक वो स्ट्रेचिंग होती रहेगी, नहीं तो टूट के निकल जाएगा ना। ओके, तो उतनी ज्यादा ये नहीं लगेगी अपन देखिए, टूट के निकल जाए। तो आपको क्या देखने मिल रहा है, जैसे एक्सटर्नल फील्ड में रखा हमने, मॉलिक्यूल स्ट्रेच हो गया, स्ट्रेच होने से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेंटर डिफरेंट जगह पे चला गया, जिसके कारण अभी ये क्या बन गया, एक डायपोल बन गया। डायपोल बन गया है। तो इसका मतलब जब भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे ना, उसके अंदर एक नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। क्या आ जाता है उसके अंदर, एक नेट डायपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है। ओरिजिनल नहीं था, उसके बाद जीरो था, एक्सटर्नल फील्ड के कारण उसके अंदर एक नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया। किस डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दो डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, तो डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डेवलप होगा। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। व्हेनेवर अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के इनसाइड एन एक्सटर्नल फील्ड, अ डायपोल मोमेंट विल बी क्रिएटेड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। समझा। अब उसी तरीके से नॉन पोलर को रख दिया, पोलर डाइलेक्ट्रिक को बीच में रख दिया, तो उसका क्या बिहेवियर है, नॉन पोलर में तो एक डायपोल में मोमेंट क्रिएट होता है। ओके, पोलर के अंदर क्या होगा, तो पोलर मॉलिक्यूल्स को एक पोलर डाइलेक्ट्रिक का एक्सप्लेन दिया हमने, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले देखो उसमें क्या, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड का असर।
अब पोलर की खासियत क्या है, हर एक मॉलिक्यूल के पास क्या है, खुद का एक डायपोल मोमेंट है, मतलब वो पहले से ओवल शेप की होगी, बराबर। और इनकी खासियत क्या है, इनका जो अरेंजमेंट होगा ना वो रैंडम होता है, जिसके कारण इसका जो नेट डायपोल मोमेंट है वो जीरो हो जाता है। हर एक मॉलिक्यूल के पास तो होता है, मटेरियल के पास नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। जैसे किसी मॉलिक्यूल का मान लो डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, किसी का इस डायरेक्शन में, ऐसे इक्वल अपोजिट, तो रैंडम अरेंजमेंट होने के कारण हर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट को कैंसिल आउट करता है, एंड ओवरऑल नेट डायपोल मोमेंट इन दिस पोलर स्लैब विल बी जीरो। तो इवन तो हर एक मॉलिक्यूल के पास है, पर ओवरऑल स्लैब के पास डायपोल मोमेंट नहीं होते हैं। बोलो ओके, तो पोलर मॉलिक्यूल सॉरी पोलर डायइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होगा, नेट डायपोल मोमेंट is zero, क्यों, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब क्या होता है, लड़ाई होती है, मतभेद, फाइटिंग। तो अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना, टेम्परेचर के कारण क्या होता है, हमें पता है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहती है, हर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते रहते हैं, तो इनका रैंडम वाइब्रेशन होता है इधर उधर, जिसके कारण नॉर्मली इनके अलाइनमेंट अलग अलग डायरेक्शन में होने के कारण रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। समझा? ये कौन सा केस है, विदाउट एक्सटर्नल फील्ड। अब जब एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तभी इनका क्या होगा वो देखिए। तो अभी पोलर डायइलेक्ट्रिक के स्लैब को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख दिया, तो व्हाट विल फाइंड, ये जितने भी डायपोल्स है ये प्लेट्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, बरोबर ना। इनका सारा डायपोल मोमेंट क्या करेगा, अपने आप को रोटेट करके इस डायरेक्शन में अलाइन करने को ट्राई करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, बिकॉज़ ये पहले से स्ट्रेच है, एक्सटर्नल फील्ड से उसकी स्ट्रेचिंग का ज्यादा असर आएगा नहीं, वो निग्लिजिबल है, स्ट्रेच भी होगा और रोटेट भी होगा, बट जो स्ट्रेचिंग वाला इफेक्ट है वो निग्लिजिबल है, क्योंकि पहले से वो स्ट्रेच है, और कितना स्ट्रेच होगा, ज्यादा स्ट्रेच हो टूट जाएगा, समझा। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, तुरंत रोटेट करेंगे और अपने आप को किस डायरेक्शन में अलाइन कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और उनका डायपोल मोमेंट अपने आप को अलाइन कर देगा। और फिर क्या होगा, अब सारे डायपोल एक ही डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट डायपोल ऐड हो जाएगा और फाइनल डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, ये विल गेट अ नेट डायपोल मोमेंट। सो पोलर हो के नॉन पोलर मॉलिक्यूल जब भी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है, उसके अंदर एक नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। किस डायरेक्शन में क्रिएट हो जाता है, एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। भाई बात बुझिए में, ये एक बेसिक फैक्ट हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। अभी जो डायपोल क्रिएट होता है ना, उसके कारण इनके अंदर क्या हो जाता है वो सब आगे देखिए, समझ में आई। पोलर हो के नॉन पोलर दोनों को जब एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं ना, तो क्या होता है, दोनों के अंदर एक नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कितने अमाउंट में पोलराइज होगा वो किस पे डिपेंड करता है, टेंपरेचर पे डिपेंड करता है और एक्सटर्नल फील्ड पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा एक्सटर्नल फील्ड होगी उतना ज्यादा वो अपने आप को अलाइन कर सकता है, और जितना कम टेंपरेचर होगा उतना रैंडमनेस कम होगा, तो अलाइनमेंट भी अच्छे से हो पाएगा, बरोबर। एक ये रूम है और इस रूम में सारे पंखे बंद कर दूं, तो आप लोग जो बैठे ना एक जगह पे ढंग से बैठ नहीं पाओगे, इधर उधर टाइम पास करोगे, आपका मुंह यहाँ आ जाएगा, अलाइनमेंट बिगड़ेगा ही आपका, क्योंकि गर्मी इतनी है। और एयर कंडीशन रूम में बिठाओ ना, तो मस्त आराम से जहाँ बैठे वहीं पे सोओगे, तो इसमें भी वैसे ही है। ये अलाइनमेंट किस कारण बिगड़ रहा है, टेंपरेचर के कारण। जितना ज़्यादा टेंपरेचर अलाइनमेंट उतना डिस्टर्ब हो जाएगा, ओके, उतना ही डायपोल मोमेंट कम पैदा होगा। सो ये जो डायपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फील्ड एंड डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। Lesser the temperature, more will be dipole moment created. More the electric field, more the dipole moment. समझ आएगा, कॉमन सेंस। ये अलाइन कर रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाइन कर रहा है, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना अच्छे से अलाइन होगी, और जितना कम टेंपरेचर होगा उतना ज्यादा अच्छा अलाइन होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। समझ में आ गई बात, नहीं समझ में आई तो बोलो, इससे ज्यादा कॉमन सेंस की कोई बात होती नहीं।
ओके पोलर वो या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड में रखने से उनके अंदर एक नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ और इसी फैक्ट को हम क्या कहते हैं पोलराइजेशन कहते हैं इसी फैक्ट को क्या कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक किससे किया उसको पोलराइज एक्सटर्नल फील्ड अब कितना अमाउंट से पोलराइज हुआ है वो एक क्वांटिटी से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं पोलराइजेशन एक क्वांटिटी है ओके सिंबल क्या है इसका कैपिटल P और एक वेक्टर क्वांटिटी उसकी डेफिनेशन क्या है नेट डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ओके पर यूनिट वॉल्यूम कितना अंदर पोलराइजेशन है पर यूनिट वॉल्यूम कितना डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है उसी रेशियो को क्या कहते हैं पोलराइजेशन किसी का पोलराइजेशन ज्यादा मतलब उसके अंदर पर यूनिट वॉल्यूम बहुत सारे डाइपोल्स क्रिएट हो रहे हैं किसी का पोलराइजेशन कम है मतलब पर यूनिट वॉल्यूम उसके अंदर डाइपोल मोमेंट्स कम है समझा तो नेचुरली किसके अंदर आपको ज्यादा दिखने के चांसेस है पोलर डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन ज्यादा होगा कि नॉन पोलर में पोलर में होगा तो उसमें क्या करना है उनको सिर्फ रोटेट होकर अपने आप को अलाइन करना है नॉन पोलर में क्या करना है उनको स्ट्रेच होना है वो स्ट्रेचिंग में ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर देंगे समझा तो फॉर गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में आपको ज्यादा पोलराइजेशन मिल जाएगा इसके असाइनमेंट क्या होंगे डाइपोल मोमेंट का क्या होता है डाइपोल मोमेंट का वोल्ट मीटर कूलम मीटर और वॉल्यूम का मीटर क्यूब ये क्या हो जाएगा कूलम मीटर स्क्वायर और इसके डायमेंशन कूलम के क्या होंगे कूलम क्या होता है एम्पियर सेकंड मीटर माइनस 2 ये क्या हो जाएगा m0 n minus 2 t plus 1 एम्पियर प्लस 1 ये उसके डायमेंशन है बार भेजे में नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पोलराइजेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक हमने पहले देखा था कि दो प्लेट्स के बीच में मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है EC इसमें कुछ नहीं था वैक्यूम तो उसके बीच में अगर एक मेटल प्लेट डाल के रख दी तो क्या होता था अंदर पार्ट में जो इनिशियली कोई यहाँ बैठ के इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करता था उसको इजी हो मिलती थी बरोबर अब बीच में मेटल प्लेट रख दी और वहां पे जाके वापस वो मेजर करने जाए तो उसको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलती थी 0 क्यों मिलती थी वो उसके अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते थे उनका मोशन पॉजिटिव प्लेट की तरफ होता था मतलब लेफ्ट साइड में सारे जमा हो जाते थे और यहाँ पे उतना क्या उतना पॉजिटिव चार्ज राइट साइड पे आ जाता था जिसके कारण अंदर की जो इंड्यूस फील्ड है और एक्सटर्नल फील्ड इक्वल हो जाती थी और नेट फील्ड 0 हो जाता था अब उसी तरीके से अगर मेटल प्लेट की जगह कोई डाइलेक्ट्रिक का स्लैब रख दिया अंदर तो उसमें क्या होगा तो उसके अंदर भी यही होगा बट मेटल से थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस होगा क्योंकि उसके अंदर क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ओके तो अभी हम वो देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक डायने से क्या होगा तो देखो क्या होगा मेटल की जगह क्या यूज करें डाइलेक्ट्रिक और जैसे ही किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अंदर रखते हैं तो क्या होगा उसका पोलराइजेशन हो जाएगा पोलराइजेशन होने के कारण सारे मॉलिक्यूल्स अपने आप को अपने डाइपोल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर देंगे बराबर ज्यादा नहीं बन रहा हो समझ रहा इस तरफ नेगेटिव चार्ज होगा ठीक है ठीक है तो उनका पोलराइजेशन हो जाएगा और उनके डाइपोल्स ऐसे इस डायरेक्शन में क्रिएट हो जाएंगे इनके डाइपोल मोमेंट नाउ इफ यू लुक एट द चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस स्लैब अंदर बैठ के कोई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ढूंढे मतलब स्लैब का कोई टुकड़े को उठा ले अंदर और उसके अंदर चार्ज डेंसिटी ढूंढे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या मिलेगी 0 मिलेगी क्योंकि
क्योंकि हर एक डायपोल में जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, तो जितने भी डायपोल अंदर घुसा दिए नेट चार्ज डेंसिटी क्या मिलेगी इसको 0 मिलेगी। बट अगर यही चीज हम सरफेस पे मेजर करें, कौन से सरफेस पे, लेफ्ट और राइट सरफेस पे मेजर करें, तो आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी 0 नहीं मिलेगी। क्यों? बिकॉज इस सरफेस पे सारे नेगेटिव ही आएंगे, सरफेस पे सारे नेगेटिव ही चिपके होंगे और इस तरफ के सरफेस पे सारे पॉजिटिव होंगे इस तरफ, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी 0 नहीं होगी। ये जो ओवरऑल स्लैब है ना, वो खुद की एक क्या पैदा कर रहा है, दो प्लेट्स पैदा कर रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट। ओके, तो ओवरऑल जो स्लैब है उसका बिहेवियर हम लोग कैसे बता सकते हैं, दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट पैदा किया वैसे हम लोग बोल सकते हैं, बरोबर। अभी डाइलेक्ट्रिक स्लैब में क्या है, इलेक्ट्रॉन का मोशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ स्ट्रेचिंग पॉसिबल है, तो भी लिमिटेड अमाउंट में, तो सारे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके इधर नहीं आ सकते, मतलब इधर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं हो सकता है। तो जब भी ड्राइंग करोगे तब देखना है इधर आपको ज्यादा साइन दिखानी है, इधर कम होगी। मेटल के केस में दोनों इक्वल होगी, इधर 5 प्लस साइन ड्रॉ किए तो यहाँ पे 5 माइनस साइन होगी, डाइलेक्ट्रिक में इधर 5 है तो इधर उससे थोड़ी कम होगी, समझा ये डिफरेंस है। तो दिस डाइलेक्ट्रिक बेस्ड लाइक टू प्लेट्स, ओके, और दोनों प्लेट पे कुछ ना कुछ चार्ज आ गया, ओके। इस चार्ज को क्या कहेंगे, इंड्यूस चार्ज, और इस चार्ज के कारण जो एक सरफेस डेंसिटी क्रिएट होगी, ओके, उसको सिंबल क्या लेंगे, सिग्मा पी। पी का मतलब ड्यू टू पोलराइजेशन, ये प्लेट किसके कारण पैदा हुई, पोलराइजेशन उसके लिए, अगर पोलराइजेशन होता तो ये सब नहीं मिलता था, और इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, माइनस सिग्मा पी। ये जो दो प्लेट्स है खुद की एक इंटरनल फील्ड पैदा करेगी, इंड्यूस फील्ड, ओके, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो उसको सिंबल क्या देंगे, ई पी देना है, तो पी दे सकते हैं या ई इंड्यूस भी दे सकते हैं। ई पी इसलिए क्योंकि ड्यू टू पोलराइजेशन ही हो रहा है बात भैया में। और एक एक्सटर्नल फील्ड लग रही है पहले से ई 0, वो कोई अगर अंदर बैठ के देख रहा है तो उसको नेट फील्ड कितनी महसूस होगी, उसको नेट फील्ड महसूस होगी ई 0 माइनस ई पी, कितनी फील होगी, 0 नहीं फील होगी, ये थोड़ी इक्वल है, ये प्लेट और ये प्लेट इक्वल है क्या, तो दोनों की फील्ड भी कहां से इक्वल होगी, सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए उसका मैग्नीट्यूड माइनस होगा, और फाइनली उसको किस डायरेक्शन में फील होगी, ई 0 के डायरेक्शन में, दोनों बड़ा है। आई बात लीजिए में, तो ये अपना ई मीडियम है और ये क्या है, ई वैक्यूम वाला है, वैक्यूम के कंपेयर में मीडियम में थोड़ी कम फील्ड महसूस होगी, और मेटल में तो क्या 0, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, इंड्यूस हो जाएंगे। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है भैया, हां, ई वैक्यूम बाय ई मीडियम, मतलब ई 0 बाय ई, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई 0 बाय ई 0 माइनस ई, ये तो बहुत रेयरली यूज होता है, आपको यही याद नहीं होगा, ठीक है। सो फाइनली व्हाट वी कैन कंक्लूड इज, जैसे कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगे उसका पोलराइजेशन होगा, और पोलराइजेशन के कारण डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाएगी, ठीक है। ये इफेक्ट आगे हमें यूज करना है। क्वेश्चन पूछता है कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, तो रीजन क्या लिखना है, ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पोलराइज हुआ उसके कारण दो प्लेट्स पैदा हुए, उसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। तो आप डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, पहले इनिशियल दिखाने का, फिर स्लैब रखा, स्लैब रखने से ये प्लेट्स क्रिएट हुई, फिर वो फिगर को बता देने का, ये बड़ा है ये छोटा है, नेट कितना कम हो जाएगा, और हमें दिखाया है, ठीक है। वो दो फिगर बना के आप समझा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अ डेरिवेशन व्हिच इज अ जनरल डेरिवेशन। इसका जो फॉर्मूला निकलेगा ना वो सारे कैपेसिटर के ऑल टाइप्स ऑफ केसेस को अप्लाई कर सकते हैं, ओके। हमने कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला ढूंढा है, क्या मिला था हमको, C = एप्सिलॉन A/D। ये फॉर्मूला हम कहाँ यूज करते थे, ओनली व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन टू प्लेट्स। अब दो प्लेट्स के बीच में कुछ भी हो सकता है, मेटल प्लेट आ सकती है, तो कैपेसिटर की प्लेट में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख सकता हूं या एक मेटल प्लेट रख सकता हूं, छोटा रख सकता हूं या तो पूरे का पूरा रख सकता हूं, ओके। तो एक जनरल डेरिवेशन करेंगे जिससे एक जनरल फार्मूला मिलेगा जो सारे केसेस को अप्लाई कर सकता है। तो
टॉपिक का नाम क्या दिया है? कैपेसिटर ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। बीच में क्या डाला हमने? डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की साइज कितनी है? थिकनेस कितनी है? p। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपेसिटर की प्लेट के जितना ही है। ठीक है, दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है कैपेसिटर की? स्मॉल t। और डाइलेक्ट्रिक का साइज कितना है? स्मॉल t। अब बीच में क्या है? खाली जगह दिया, मतलब वैक्यूम। अब कैपेसिटर के ऊपर की प्लेट पे कुछ चार्ज होगा प्लस q, उसके कारण कुछ डेंसिटी क्रिएट होगी प्लस सिग्मा। और अगर प्लस सिग्मा की जगह प्लस q लिखा है तो आप q भी लिख सकते हो, सिग्मा भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज है, दोनों लिखने की जरूरत नहीं, कोई एक चीज लिखो। अब जैसे ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इस एक्सटर्नल फील्ड के अंदर आ गया, अब उसका क्या होगा? पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन के कारण इसकी अपर वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और नीचे वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, जिसके कारण एक इंटरनल फील्ड इंड्यूस होगी अपवर्ड डायरेक्शन में और एक एक्सटर्नल फील्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नेट फील्ड क्या होगी? E0 माइनस E इंड्यूस और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ओके, ये जो खाली गैप है वहां पे कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड E0 वो आपको दिखा रही है E0, और बीच वाले गैप में कितनी लग रही है? E इक्वल टू E0 माइनस E इंड्यूस। ओके, अब ये ड्राइंग करने का आपको क्या ध्यान रखना है? इधर देखो चार्जेस की अमाउंट देखो 7 पॉजिटिव साइन ड्रॉ किया है, तो इधर उससे कम होनी चाहिए स्लैब में, और ऊपर वाली प्लेट पे जितनी है नीचे वाली में उतनी की उतनी होनी चाहिए, क्योंकि कैपेसिटर में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज वाली प्लेट्स है। ओके, तो स्लैब में इधर 4 है तो इधर भी 4 और इसमें 7 है तो इधर भी 7। ओके, लॉजिकल ड्राइंग होनी चाहिए, कुछ भी रैंडम ड्राइंग करके मार्क्स काट लगेगा, ठीक है? 3 मार्क्स है। अब हमें क्या ढूंढना है? कैपेसिटी ढूंढनी है, कैपेसिटर। तो C का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाय V। तो सबसे पहले हम V ढूंढेंगे। ओके, अब देखो ये दो प्लेट्स को जो भी हमने वोल्टेज अप्लाई किया कहां जा रहा है? थोड़ा इधर जा रहा है, थोड़ा इसके पास जा रहा है, बचा कुछ इधर जा रहा है, तो तीनों के वोल्टेज का जो एडिशन होगा वही अपना टोटल वोल्टेज होगा बिटवीन टू प्लेट्स। क्योंकि कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या कहती है? चार्ज ऑन द प्लेट डिवाइडेड बाय वोल्टेज बिटवीन टू प्लेट्स। अब ये दो प्लेट का जो वोल्टेज है ना वो इस गैप में गया, थोड़ा इधर और थोड़ा इधर, ये तीनों का एडिशन करके मिलेगा वही अपना वोल्टेज V होगा। ओके, अब इस गैप का वोल्टेज कितना होगा? देखो ये गैप और ये गैप फिजिकली सेम है, वो दोनों गैप को मिला के उनकी साइज कितनी हो जाएगी? कितनी होगी साइज? D minus D. P माइनस D हो जाएगी। और बचा कुचा जो स्लैब है उसकी थिकनेस की है D minus D. D माइनस D, ठीक है? और स्लैब की T। वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो जो वैक्यूम वाला स्पेस है उसका डिस्टेंस कितना है? D माइनस T, और स्लैब वाले का डिस्टेंस है T। बराबर, वही लॉजिक यहां पे लगाएंगे। टोटल वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज ऑफ वैक्यूम प्लस वोल्टेज ऑफ मीडियम। बराबर, और वैक्यूम का वोल्टेज कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द वैक्यूम इनटू डिस्टेंस ऑफ द वैक्यूम, तो डिस्टेंस कितना है? D माइनस T। और मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड E, और उसका डिस्टेंस कितना है? E। वाह, इतना करने आ गया, मतलब सब करने आ गया, यही लॉजिक है। बराबर, अब इसको है ना E0 के टर्म में लाने से E0 D माइनस T। E क्या होता है? E0 बाई K। ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब E0 कॉमन निकाल दो, E0 अंदर करो फिगर D माइनस T प्लस P बाई K, ये आपका वोल्टेज का फॉर्मूला है। अब हम क्या ढूंढेंगे? चार्ज ढूंढेंगे। चार्ज क्या होता है? सिग्मा इनटू एरिया। बराबर, चार्ज मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड को सिग्मा के टर्म में क्या लिख सकते हैं? Sigma इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम क्या लिख सकते हैं? Sigma अपॉन एप्सिलॉन। क्योंकि दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। यहां पे फिर सिग्मा 0 यूज नहीं कर लो। ओके, आगे जरूरत पड़ेगी सिग्मा 0 की, इसको अगर आपको सिग्मा 0 लिखना है तो पहले से लिख सकते, ठीक है? 0 का मतलब क्या? वैक्यूम वाला, उसके कारण में वैक्यूम फिर बाद में कंफ्यूज मत करो। ओके, लिख देते हैं सिग्मा 0 आगे में देने के लिए, तो आगे अकेला सिग्मा भी यूज करना है। अकेला सिग्मा फिर हम क्या मान लेंगे? मीडियम मान।
इसलिए कोई भी सिंबल देते पढ़ के। अब ये दोनों चीजें काम क्यों करेंगे सी में, देयरफॉर सी क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एरिया, सिग्मा नॉट इक्वल एरिया इनटू सिग्मा नॉट एप्सिलॉन नॉट d माइनस t प्लस t बाय k। ये सिग्मा सिग्मा कट एप्सिलॉन नॉट a d माइनस t प्लस t बाय k। ये आपका कैपेसिटर का जनरल फॉर्मूला है। इसकी हेल्प से हम लोग अलग अलग केसेस सॉल्व कर सकते हैं, या तो एग्जाम में अलग अलग केसेस डायरेक्टली पूछे तो डेरिवेशन की टेक्निक यही है, सिर्फ फिगर बदल जाएगी, टेक्निक यही रहेगी। क्या वोल्टेज ढूंढने का, चार्ज देखने का और दोनों वैल्यूज में डालेगा फिगर देख। तो अभी मैं चार डेरिवेशन एक ही साथ लिखाऊंगा आपको, तो भेजे को उत्तर देंगे। है ना, भेजे में बन गया। ओके, अब स्पेशल केस, तीन टाइप के स्पेशल केस। दो प्लेट्स के बीच में अगर सी वैक्यूम है, ओके, ये अपनी दो कैपेसिटर की दो प्लेट्स थी, दोनों के बीच डिस्टेंस d था। अब मान लो पूरा का पूरा स्पेस किससे भरा हुआ है, वैक्यूम से। तब जनरल फॉर्मूले में कंडीशन क्या पुट करेंगे, जो भी थिकनेस थी t वो पूरी की पूरी स्प्रेड होकर कितना हो गया d, जो स्लैब था वो कितना बड़ा हो गया d साइज का हो गया, और स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा 1, क्योंकि वैक्यूम का 1 होता है। हमने स्लैब अभी किसको मान लिया, वैक्यूम को मान लिया, तो स्लैब को बड़ा कर रहे हैं। स्लैब कितनी साइज का हो गया d साइज का, और उसका स्लैब का कांस्टेंट कितना है 1। तो ये दो वैल्यू यहां पर भी जनरल फार्मूले में तो क्या हो जाएगा t d वाला नीचे वाला टर्म t और d कैंसिल आउट हो जाएगा और d by k बचेगा, k की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन a by d, जो ओरिजिनल फार्मूला था। तो इसको स्पेशल सिंबल क्या दिया मैंने c0, c0 का मतलब बीच में पूरा वैक्यूम, वो वाला कैपेसिटेंस। ओके, सेकंड केस क्या होगा, ये अलग से हमने डिराइव किया था, वो स्पेशल केस में आ जाता है, समझ में आएगा। दो प्लेट के बीच में क्या है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कितना पूरे का पूरा, ये पूरा गैप और किससे भर दिया, पूरे का पूरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भर दिया। तो अब क्या होगा, जो स्लैब की थिकनेस थी t इक्वल टू d हो जाएगी, बस वो कंडीशन यहां पुट करे तो d माइनस t था, t जहां जहां t था वहां d डाल दिया, ये d कट हो जाएंगे, बचेगा क्या d by k, ओके ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन k a d, और एप्सिलॉन a और d मिला के क्या बनता है c0, तो k टाइम्स c0, तो स्लैब डालने से कैपेसिटी k टाइम्स बढ़ जाती है। एक वैक्यूम वाला स्लैब, वैक्यूम वाली प्लेट्स ले लो और दो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दो, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाले की कैपेसिटी k टाइम्स ज्यादा होगी ओरिजिनल से। ये फॉर्मूला में बता रहे हैं, समझा, इसलिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब यूज करते हैं। ज्यादा से ज्यादा हायर कैपेसिटी का कैपेसिटेंस चाहिए, बीच में उस हिसाब से अलग अलग डाइलेक्ट्रिक भरे जाते हैं। आई बात भेजे में, इसलिए वो सब आगे हमने पढ़ा कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, उनका पोलराइजेशन क्या होता है, ये सब कुछ पैदा हुआ। ये कहां से फॉर्मूला पैदा हुआ, जनरल फॉर्मूले से। जनरल कहां से आया, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक से। वो तो उनके पास वो प्रॉपर्टी नहीं होती, तो ये चीज भी हमें नहीं मिलती। ये पूरी प्रैक्टिकल चीज है, अलग अलग स्टेप भर के अलग अलग टाइप की कैपेसिटी के कैपेसिटर बनाते हैं। फिर लास्ट केस क्या है, दो कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में क्या डाल दिया, एक मेटल का स्लैब डाल दिया, मेटल प्लेट, मेटल स्लैब या कंडक्टर कहो, कुछ भी कहो। कितनी साइज का डाला, t थिकनेस का डाल दिया, तो अब क्या कंडीशन होगी, मेटल का k क्या होता है, इंफिनिटी होता है। ओके, तो जो जनरल फार्मूला था उसमें k की जगह क्या डालना है, इंफिनिटी। ये टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एप्सिलॉन a by d minus t, ऊपर नीचे d से मल्टीप्लाई किया। ओके, अब ये चीज क्या है, c0, फाइनल फार्मूला क्या दिख रहा है, d अपॉन d minus t into c0। अब ये चीज क्या है, ये फैक्टर विल बी ग्रेटर देन c0, बिकॉज़ ये जो रेशियो होगा ना वो ग्रेटर देन 0 ही होगा। समथिंग डिवाइडेड बाय लेसर देन समथिंग विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन समथिंग, मतलब दिस रेशियो विल बी ग्रेटर देन 1। तो मेटल प्लेट डालने से क्या हुआ, ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ गई, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से क्या हुआ, कैपेसिटी बढ़ गई। पर दोनों में जो अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट है ना वो फैक्टर अलग अलग है, यहाँ k टाइम बढ़ रहेगी और यहाँ पे कितने टाइम बढ़ेगी, d अपॉन d माइनस t टाइम्स इंक्रीज। दोनों केस में इंक्रीज तो होगी। है बात भेजे में बंद कर ये चार टाइप की डेरिवेशंस है जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है।
कैपेसिटर विद कंप्लीट वैक्यूम, कैपेसिटर विद कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटर विद पार्शियल डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटर विद मेटल प्लेट। ओके, हर एक आप स्टेप देखो, तीन ही स्टेप में डेरिवेशन कंप्लीट होती है। इसी फिगर अलग अलग बनानी आपको। ये दो प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी E0। बाकी सारे पैरामीटर वही, दोनों बीच में डिस्टेंस स्मॉल d, एरिया ऑफ द प्लेट से ऊपर की प्लेट पे नंबर ऑफ साइड्स पहले 6 चौक की, तो नीचे भी 6, कहीं पे ऊपर 7 है तो नीचे 7 होनी चाहिए। अरे बस भेज में सिर्फ पर देखो बाद में लिखना। तो सबसे पहला बेसिक्स क्या, वोल्टेज ढूंढना है। तो वोल्टेज बिटवीन द प्लेट इस केस में क्या होगा, E0 * d। E0 क्या था, सिग्मा 0 का एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज क्या था, सिग्मा 0 * एरिया। तो पहले वोल्टेज ढूंढ लिया, चार्ज ढूंढ लिया, दोनों का रेशियो ले लो, कैपेसिटेंस में। कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक वाला केस मतलब ये पूरा का पूरा एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ कांस्टेंट के से भरा हुआ है दोनों प्लेट के बीच में। अब ऊपर 7 साइन ड्रॉ किए, नीचे 7 साइन है। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब में उससे कम होगी, इंड्यूस जो चार्ज होता है कम होता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब में। 1 2 3 4 ड्रॉ किए, नीचे और ऊपर 4, उनकी चार्ज डेंसिटी रिस्पेक्टिवली अपन ने मार्क कर दी है। ओरिजिनल जो है उसको क्या सिंबल दिया, सिग्मा 0, और पोलराइजेशन से पहले उसको सिग्मा p प्लस माइनस रिस्पेक्टिवली आप डाल देना। ठीक है, अब टोटल वोल्टेज बिटवीन द प्लेट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने, प्लेट के बीच में E0 नहीं है, अब पूरी की पूरी मीडियम आ गया है, मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड, मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, E0/k। बताया ना आगे। अब E0 क्या होगा, सिग्मा 0 / एप्सिलॉन नॉट इनटू k, और चार्ज होता है सिग्मा 0 इनटू a। अगेन रेशियो ले लो, मिल गया आंसर। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला अभी अपन ने किया, पार्शियल डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला वही तो वही केस है। और मेटल प्लेट वाला, इसमें फिगर में क्या लिख रहा है, ध्यान से देखो जरा। E0 है, यहाँ पे E0 है, बीच में मेटल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इसे E = 0 लिखा है मेटल इसके बीच में। और ऊपर जितना प्लस है ना मेटल की प्लेट में, उतना ही ऊपर नेगेटिव आएगा। तो इक्वल ड्रॉ करना है यहाँ पे उसी के मार्क से। ठीक है, इसकी थिकनेस थी और टोटल डिस्टेंस थी। वंस अगेन टोटल जो वोल्टेज होगा कहां गया, थोड़ा वैक्यूम के पास गया, बचा कुछ मेटल प्लेट के पास गया। वैक्यूम का वोल्टेज कितना होगा, वैक्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू वैक्यूम का डिस्टेंस। वैक्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, डिस्टेंस t - t। मीडियम का वोल्टेज कितना होगा, मेटल का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मेटल इनटू साइज ऑफ द मेटल। तो मेटल की इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसलिए टर्म 0 हो गया, और इसका जो रिस्पेक्टिव टर्म से वो डाल दिया अपन ने, E0 = सिग्मा 0/20, चार्ज 1 सेकंड सिग्मा 0 इनटू a, चार्ज सब में एक ही जैसा है। ओके, अब बाद में डिवाइड करो, आंसर मिल जाए। सिंपल, बस बन गया। ऐसा दिख नहीं रहा। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन चार्ज, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटी एंड एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर है आपके पास, ओके, उसको किसी बैटरी से कनेक्ट किया है। इनिशियली ये जो कैपेसिटर है उसके प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं है, मतलब वैक्यूम। तो उसके जो कुछ इनिशियल पैरामीटर्स होंगे, उसकी इनिशियल कैपेसिटी C0, चार्ज Q0, इलेक्ट्रिक फील्ड E0, एनर्जी U0, वोल्टेज V0। बराबर, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। एक कैपेसिटर है, उसके ये इनिशियल पैरामीटर्स है जब उसको बैटरी से कनेक्ट किया था। ओके, अब इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में हम क्या डाल रहे हैं, पूरे का पूरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे ये ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो इन पैरामीटर्स में क्या असर आएगा, वो बदल जाएंगे, और क्या बदल जाएगा, ये न्यू पैरामीटर्स बनेंगे। वो ओल्ड और न्यू पैरामीटर्स के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें ढूंढना है। तो इसके दो स्पेशल केस हैं। पहला केस है विदाउट बैटरी, मतलब पहले आपने इस कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर दिया, बैटरी निकाल दी, अब स्लैब डाल रहे हैं, तब क्या होगा। और दूसरा केस है बैटरी लगी हुई है और डाल रहे हो, तब क्या होगा। तो दोनों में अलग अलग आपको आंसर्स मिलेंगे, वो दोनों केसेस अभी अपने को देखना है। भाई बात भेजे में ए भोजू क्या समझा रहा तू। पहला केस क्या है, विदाउट बैटरी, एक कैपेसिटर दिया, उसको चार्ज कर दिया, तो उसका चार्ज स्टोर कॉस्ट है Q0, उसकी कैपेसिटी है C0, वोल्टेज कितना, दो प्लेट्स के बीच में V0, दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी E0, और दो प्लेट्स के बीच में एनर्जी कितनी स्टोर है U0। ओके, आपको बोला 0 का मतलब क्या है, वैक्यूम है अंदर। नाउ अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर डाल दिए, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट T। अब ये सारे पैरामीटर चेंज, एक पैरामीटर है जो चेंज नहीं हुआ, कौन सा पैरामीटर है, वो है चार्ज।
चार्ज ऑन द प्लेट विल नॉट चेंज। क्यों? बिकॉज जो हमने चार्ज कर दिया प्लेट को, अब चार्ज तो उधर ही रहेगा, तो बीच में हम क्या डालते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे तो चार्ज जाएगा नहीं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर चार्ज को कैरी नहीं करता है, तो जो प्लेट पे इनिशियल चार्ज आ गया वो वही रहेगा, क्योंकि दूसरी एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जाने के कोई रास्ता है नहीं उसमें, बैटरी से बाहर निकाल दिया उसको, ऐसा रख दिया है। समझ में आई? तो फाइनल चार्ज विल बी सेम एज इनिशियल चार्ज। बेसिक कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, विदाउट बैटरी ये चीज कांस्टेंट रहेगी चार्ज, राइट? भेजे में उसका रीजन क्या है? सिंपल रीजन है, since it is disconnected from the battery and charge remain conserved, conservation of charge क्या कहता है? इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज सेम होना चाहिए, डायरेक्ट स्लैब डालने से we are not destroying or creating any new charges, so initial and final charge will be same by the conservation of charges। ये उसका रीजन आपको लिखना है। Before what happened? Okay. अब इधर ध्यान दें। सेकेंड पैरामीटर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? E0 by k, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होगा? स्लैब जैसे अंदर डालेंगे और पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी E0 वो क्या कर देगी? इसको पोलराइज कर देगी, and due to polarization electric field inside a dielectric slab always decreases। यहाँ आंसर क्या लिखते हैं? न्यू फील्ड विल बी डिक्रीज k टाइम, क्यों? ड्यू टू polarization of dielectric। हमने जो भी डायरेक्ट्रिक स्लैब डाला वो पोलराइज हो गया, और पोलराइज होने के कारण आगे हमने पूरा थ्योरी देखा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, क्योंकि अपना जो इंड्यूस्ड डाइपोल प्लेट होते हैं, ओके, उनकी जो चार्ज डेंसिटी है उसके अपोज में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है। ठीक है, अब दो चीजें पता चली है, अब आगे की सारी चीजें ना फॉर्मूला बेस हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे, उसके पीछे कोई इंग्लिश ऐसा लिखना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? बी, क्योंकि इससे बी रिलेटेड है, बी का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? E0 by k इनटू d, स्लैब डालने से डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता है, तो E0 इनटू d क्या होगा? ओरिजिनल वोल्टेज V0, क्या मिला? फाइनल वोल्टेज डिक्रीजेस k टाइम, और ये उसका रीजन है, कोई इंग्लिश नहीं है इसमें। ठीक है, चौथा कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या होती है? चार्ज अपॉन वोल्टेज, ओके, फाइनल चार्ज इज सेम एज इनिशियल चार्ज एंड फाइनल वोल्टेज इज V0 by k, ये ऊपर चला जाएगा, k Q0 by V0, Q0 by V0 क्या ओरिजिनल कैपेसिटी C0, कैपेसिटी में क्या असर है? k टाइम बढ़ गई स्लैब डालने से, वो आगे भी देखा था k टाइम बढ़ती है स्लैब डालने। ठीक है, पांचवा क्या है? एनर्जी, ये क्या होगा? हाफ Q into V, Q क्या है? Q0 जितना ही, और V क्या है? V0 by k, k को साइड में ले लो, बचा क्या? हाफ Q0 V0, ये क्या होगा? ओरिजिनल एनर्जी U0, U0 by k, वो जो भी एनर्जी स्टोर थी वो k टाइम कम हो गई स्लैब डालने से, बरोबर? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं एनर्जी गई क्या? स्लैब डाला, k टाइम एनर्जी चली गई, खत्म हो गई, कहां गई? रेडिएशन, उसको पोलराइज करने में एनर्जी चलेगी, तो फाइनली वो किस फॉर्म में लॉस हो जाती है? हीट के फॉर्म में। समझा? तो energy loss, it utilizes to polarize the dielectric, and after that it will be converted into heat, it will be liberated in the form of heat।
समझा? ये चीज आपको लिखनी है। क्या फोकस नहीं हो रहा है? बहुत सर बार बार चला जाता है यस तो ये हीट में जो सॉरी एनर्जी का जो डिफरेंस है कहाँ चला गया? इट विल बी यूटिलाइज्ड टू पोलराइज द डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि मॉलिक्यूल पोलराइजेशन में क्या है, मॉलिक्यूल को अलाइन करना होता है, तो एनर्जी डालनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक अलाइन नहीं होंगी, तो ये जितनी लॉस होगी ना एनर्जी वो उनको पोलराइज करने में चलेगी। और पोलराइज करना मतलब उनको अलाइन किया, मतलब क्या किया अपन ने, उनकी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर रहे हैं, पी और ई को पैरेलल आ रहा है तब वो अलाइन कहते हैं ना, पी डायपोल मोमेंट ई को पैरेलल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी और जो भी डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी कहाँ गया, हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। जैसे स्लैब डालोगे ना, रोटेट होंगे, रोटेट होने के कारण अंदर हीट पैदा होगी, कितनी, ये जो लॉस होना उतनी, ठीक है। एग्जाम में लिखना है, यहाँ पे लिख दो नोट मार के, नोट the loss of energy stored in capacitor is used to polarize the dielectric slab. And finally it is liberated in form of heat, ठीक है। नेक्स्ट केस इज विद बैटरी, ये जो कैपेसिटर है उसमें बैटरी लगा के रखी है, अब उसके अंदर ये एनर्जी कितनी स्टोर की, U0 चार्ज आ गया, Q0 इलेक्ट्रिसिटी V0, वोल्टेज डेवलप हो गया V0 और उसकी कैपेसिटी C0। अब बैटरी लगी हुई है और हम उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे हैं, अब क्या होगा, सी जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेगा ना, बैटरी लगी हुई है तो बैटरी ये देखते हैं उसमें क्या करती है, कांस्टेंट वोल्टेज पैदा करके रखती है, तो इसका जो वोल्टेज है ना उसको फर्क नहीं आएगा बिकॉज़ बैटरी लगी हुई है। तो स्टार्टिंग वाला फैक्टर क्या है, कांस्टेंट क्या है, इनिशियल वोल्टेज विल बी इक्वल टू फाइनल वोल्टेज बिकॉज़ बैटरी इज कनेक्टेड, battery is kept connected, therefore it provides constant potential difference, ठीक है, ये मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। फिर क्या होगा, और वोल्टेज किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फैक्टर घुसा देंगे, E क्या होगा, V अपॉन D, V क्या है, V0 अपॉन D, V0 अपॉन D क्या होता है, V0, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगी। The following educators are requested to, ठीक है, तो वोल्टेज भी सेम रहेगा और उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगी। और इसकी बात करेंगे, चार्ज की बात करेंगे। चार्ज लाने के पहले कुछ मैथमेटिकल स्टेप हमें इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। देखो E इक्वल टू E0 है एंड वी आल्सो नो दैट E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, एंड E0 क्या होता है, सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों चीजें इक्वल है, इसके कारण क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा नॉट E अपॉन E एप्सिलॉन नॉट, और E अपॉन E एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, K होता है K, तो सिग्मा नॉट इनटू K हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूले की हमें आगे जरूरत पड़ेगी, आई बात ध्यान में। अब हम जाएंगे चार्ज के ऊपर। चार्ज क्या होगा, सिग्मा इनटू एरिया, न्यू चार्ज विल बी न्यू सिग्मा इनटू न्यू एरिया। अब न्यू सिग्मा क्या है, ओल्ड सिग्मा इनटू के इनटू एरिया, के को साइड में ले दो, अब सिग्मा नॉट इनटू एरिया, ये क्या होगा, ओल्ड चार्ज क्यू, क्यू नॉट 0। तो चार्ज क्या हो रहा है, के टाइम बढ़ रहा है, स्लैब डालने से चार्ज के टाइम बढ़ रहा है,
क्योंकि बैटरी लगी हुई है। ओके, बैटरी को देखना क्या है, वोल्टेज कांस्टेंट रखना है। वोल्टेज कांस्टेंट रखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब हमें पता है जैसे स्लैब डालते हैं अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, पर इसको कम होने नहीं देना है, कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट रखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, फिर चार्ज को बढ़ा देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी डिक्रीमेंट आएगा उसको बैलेंस कर देगा। अरे बात भेजे में इससे चार्ज बढ़ा के दे रहा है। फिर अब तो सब सिंपल है, कैपेसिटी क्या होगा, Q by V। Q क्या होगा, Q0 Q0 V0। Q0 by V0 इज ओरिजिनल कैपेसिटी C0। तो कैपेसिटी के टाइम बढ़ती है, तो विद बैटरी और विदाउट बैटरी कैपेसिटी तो बढ़ रही है। ओके, लास्ट एनर्जी क्या होगा, हाफ QE। Q की जगह क्या डालेंगे, KQ0 और V की जगह V0। ये साइड में आ जाएगा हाफ Q0 V0। ये क्या हो जाएगा, K टाइम बढ़ जाएगी। K टाइम U0। तो एनर्जी भी K टाइम बढ़ रही है। ओके, बंद कर। तो फाइनली जो भी हमें आउटपुट मिला है, कंक्लूजन, वो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, विदाउट बैटरी ये सारे केसेस हो गए, विद बैटरी ये सारे पैरामीटर्स आपको रिलेशन से मिलेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, कोई भी तीन चीजें पूछ लेता है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे विद बैटरी, तो उसके चार्ज, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या असर आएगा, जस्टिफाई और आंसर। जस्टिफाई मतलब आपको उसके पीछे का रीजन देना है। अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाए, बस ये आंसर लिख के आए तो आधे मार्क्स मिल जाएंगे। जस्टिफाई करने का आधा मार्क्स, लिखने का आधा मार्क्स। तो अगर जस्टिफिकेशन भूल जाते हो, एटलीस्ट ये तो याद होना चाहिए कि क्या होता है उसमें, कौन से फैक्टर में क्या चेंजेस दिखते हैं। तो विद बैटरी में या तो चीजें कांस्टेंट रहेगी या तो बढ़ जाएगी। विदाउट बैटरी में क्या है, कैपेसिटी को छोड़ के सारी चीजें कम हो रही है, चार्ज सिर्फ कांस्टेंट रहेगा। तो ये पता होना चाहिए, पहले उसके पीछे का रीजन पता हो कि ना पता। दूसरा क्या पूछता है एग्जाम में, उल्टा घुमा के क्वेश्चन, उसमें आपको पहचानना होता है कि विद बैटरी वाला केस चल रहा है कि विदाउट बैटरी वाला केस चल रहा है, वो पहचानना भी होता है और फिर उसको आंसर देना। ओके, तो दो टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जिसमें बोल दिया विद बैटरी विदाउट बैटरी, और इनडायरेक्ट आएगा जिसमें पहचानना है फिर लिखना विद जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन मैंने अभी लिखवा दिया, बराबर। ये सेकंड वाला केस है ना, उसमें तो सब मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन ही है, इंग्लिश है। बंद।